मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, इस वक्त ये जो आसियान का रीजन है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है और बांग्लादेश है, म्यांमार, ये एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है। पूरा रीजन गैर मामूली सूरत हाल। ऐसी सूरत हाल शायद इस रीजन की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं आई और हमने कई बार पहले भी जिक्र किया हुआ है कि यहाँ पे नई जंगें छिड़ सकती हैं। और जिन जंगों का जिक्र हम ब्रॉडर व्यू में करते रहे हैं कि इंडियन नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश समेत आसियान के कुछ मुल्क एक नई जंग की लपेट में समहाउ आने वाले हैं, ये असल में जंग ग्लोबल पावर्स की पावर स्ट्रगल के नतीजे में शुरू हो गई है। और इस जंग की शुरुआत हमने आपको बताया था कि म्यांमार से हुई है, म्यांमार से। वैसे तो इस जंग की जो स्टार्टिंग थी वो रोहिंग्या मामले पे हो चुकी थी। रोहिंग्या का जो मामला था ये रखाइन स्टेट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से जुड़ा हुआ था। ये एक बहुत अहम इलाका है स्ट्रेटेजिकली, जहाँ पर रोहिंग्या लोग रहते थे, रखाइन स्टेट। यहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी थी जंग की, लेकिन अब दिन ब दिन इसमें इंटेंसिटी आती जा रही है, इस वॉर में एक शिद्दत आती जा रही है। म्यांमार की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक सिविल वॉर का ऐलान वहाँ की डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने किया हुआ है, जिन्होंने ख़ुद को नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया हुआ है, NUG। और इस जंग में अमेरिका और इंडिया वहाँ की इन्हीं डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट कर रही हैं। और हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा अगर इस जंग में किसी मुल्क का नुकसान होने जा रहा है तो वो इंडिया है। इंडिया को अपना एक बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट का इलाका गिव अप करना पड़ सकता है इस जंग के नतीजे में, जो कि वहाँ पर इस रीजन के अंदर शुरू हो गई है। पहले मरहले में ये जंग म्यांमार के अंदर शुरू हुई और आने वाले दिनों में, बल्कि अभी से ही ये जंग जो है नेक्स्ट स्टेप, इसका जो है नेक्स्ट फेज़ जो है वो म्यांमार से निकल कर ये फैलेगी और सबसे पहले ये इंटर होगी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। अल जज़ीरा एक बहुत बड़ा दुनिया का एक बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है। इन्होंने लिखा है कि मोर देन 1000 किल्ड इन म्यांमार सिंस February 1 कूप। 1000 से ज़्यादा लोग फरवरी से लेकर अब तक जहाँ बहक हो चुके हैं। अच्छा, वहाँ पर 5 मई को इसी साल जो एंटी जनता फोर्सेस बनी है ना, ये जो वहाँ की डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने फ़ौज बनाई है अपनी सिविल वॉर के लिए, इन्होंने भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं ज़ोरों शोर के साथ। इनकी भी कार्रवाइयाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ जारी हैं। मिसाल के तौर पर देख लें कि 9 जुलाई को इन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया था फ़ौज के ऊपर और उसमें तकरीबन उन्होंने म्यांमार की फ़ौज के 40 लोग हलाक कर दिए थे। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल ये है कि अवाम का एक बड़ा हिस्सा फ़ौज विरोधी हुआ पड़ा है, यानी अवाम का वो हिस्सा जो कि वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को सपोर्ट करता है वो फ़ौज विरोधी है और उनमें से बहुत सारे लोग हथियार उठा के लड़ रहे हैं। और अगर म्यांमार के साथ चीन खड़ा ना होता ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर म्यांमार के साथ चीन खड़ा ना होता ना तो इस वक्त तक इंडिया अपनी फ़ौजें म्यांमार के अंदर घुसा चुका होता आराम से और बड़ा इलाका म्यांमार से ले भी चुका होता। वाई वी आर सेइंग दिस? क्योंकि इंडिया के ऊपर इस वक्त एक हिंदुत्व के गुंडों की हुकूमत है, RSS के गुंडों की हुकूमत है, यानी वही आइडियोलॉजी है। और RSS की आइडियोलॉजी यही है ना कि म्यांमार भी एक दौर में हमारा हिस्सा हुआ करता था, म्यांमार भी हमारा हिस्सा हुआ करता था। और इस वक्त वहाँ पर जो भी हो रहा है ना म्यांमार के अंदर, ये इस वक्त आइडियल अपॉर्चुनिटी है हिंदुत्व के गुंडों के लिए, एक आइडियल अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि शायद उनको दोबारा कभी ना मिले। अगर वो जेन्युइनली समझते हैं कि म्यांमार हमारा हिस्सा था और हमने वापस लेना है, तो ये इस वक्त जो टाइम है ना बड़ा ही नायाब टाइम है और इंडिया इसको यूटिलाइज भी कर सकता था टाइम को। कैसे नायाब टाइम है? जब फौज और लोग आपस में लड़ते हैं ना किसी भी मुल्क के अंदर, तो उस मुल्क को दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। जब एक मुल्क की फ़ौज और लोग ही आपस में लड़ पड़े तो उस मुल्क के दुश्मन ने सिर्फ एंट्री मारनी होती है और वो आराम से उसको कट ऑफ कर सकता है। म्यांमार के अंदर भी तो इस वक्त यही हो रहा है ना, फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं लोग। ऐसे में अगर इंडिया इस वक्त घुसेगा ना तो इंडिया के ऊपर फूलों की बारिश होगी। लोग मिलिट्री जनता से जान छुड़ाने के लिए उनके ऊपर फूलों की बारिश करेंगे कि ये आ गए हमारे मसीहा, और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी उनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ फेंकेंगे कि ये हमें बचाने के लिए आ गए। तो ये इंडिया के लिए जो भी इस वक्त वहाँ पर चल रहा है म्यांमार में, अगर इंडिया समझता है कि बर्मा हमारा हिस्सा था, अखंड भारत के जो नज़रिया रखने वाली वहाँ पर हुकूमत है RSS की, अगर वो यही समझ रहे हैं दिल से, यानी उनके कारकुनों को अपनी लीडरशिप से पूछना चाहिए कि भाई म्यांमार लेना है आपने या नहीं लेना है, ये पूछना चाहिए ज़रूर उनसे। अगर लेना है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? लोग आपस में लड़ रहे हैं फ़ौज से, तो अभी तो इंडिया के लिए बड़ा आसान है म्यांमार पे कब्ज़ा करना सिविल वॉर के दौरान।
लेकिन एक मसला है बहुत बड़ा, इंडिया चुप है, पीस कराने जा रहे हैं ऐसा कहकर अंदर दाखिल हो सकता है ना, लेकिन नहीं होगा। क्यों? चीन एक आलमी ताकत बन गया है और चीन म्यांमार के पीछे है और वो किसी भी सूरत ये होने नहीं देगा। इसीलिए म्यांमार वाले आपस में लड़ते रहे, वहाँ की फौज और वहाँ के जो सियासतदान हैं, दे आर ट्राइंग टू सेटल देयर स्कोर्स। इससे आगे चीन किसी को भी अंदर आने नहीं देगा म्यांमार में। अलबत्ता मामलात जो हैं वो काफ़ी उलझे हुए ज़रूर हैं म्यांमार के अंदर। वैसे चीन की भी मुसलसल यही कोशिश है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाए। चाइना वहाँ के सियासतदानों के साथ भी राब्ते में है, वहाँ के मामलात ठीक करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर स्टेबिलिटी लाने के लिए चाइना कोशिशें कर रहा है। अच्छा, इंडिया जैसा कि डायरेक्टली म्यांमार वाले फड्डे में इन्वॉल्व है CIA की वजह से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कई रियासतों का बॉर्डर म्यांमार के साथ लग रहा है और काफ़ी म्यांमार के बुद्धिस्ट रेफ्यूजीज वैसे ही इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में 1 फरवरी के बाद घुस के आ चुके हैं। यानी जैसे रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के अंदर घुस के आ गए थे, वैसे ही 1 फरवरी के बाद बुद्धिस्ट जो रेफ्यूजीज हैं ये इंडिया के अंदर घुस के आए हैं। इवन जब पहली वेव आई थी ना रेफ्यूजीज की इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो मोदी सरकार ने तमाम नॉर्थ ईस्ट के रियासतों को ख़त लिखा था कि अपना अपना बॉर्डर बंद कर दें म्यांमार के साथ वाला, लेकिन इन स्टेट्स ने सेंटर की बात मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि आधी हमारी जो स्टेट के लोगों की जो एक रिलेटिव्स हैं वो तो वहाँ रहते हैं, तो हम उनको इस मुश्किल की घड़ी में यहाँ आने से कैसे रोक सकते हैं। तो स्टेट्स ने मना कर दिया था सेंटर को कि अगर हम यहाँ पर इनको रोकेंगे ना तो इनके जो रिलेटिव यहाँ रहते हैं वो फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे हंगामे होना शुरू हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी। तो पहले एक वेव आ चुकी है इंडिया के अंदर, पहले एक वेव आ चुकी है 1 फरवरी के बाद, और अब जब से वहाँ फौज और सिविलियंस के दरमियान बाज़ाब्ता लड़ाई तेज हुई है तो दूसरी वेव भी इंडिया के अंदर आना शुरू हो गई है रेफ्यूजीज़ की, दूसरी वेव भी आ रही है। इंडिया टुडे खबर लगा रहा है कि मिजोरम ब्रेसेस फॉर सेकंड रेफ्यूजीज वेव एज क्लैशेस ब्रेक आउट बिटवीन मिलिट्री एंड सिविलियंस इन म्यांमार। लोगों की बड़ी तादाद इंडिया आ रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर म्यांमार से और इनको भरपूर लोकल सपोर्ट भी हासिल है। यहाँ जो इनके रिलेटिव्स रह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में वो इनकी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं इनको सेटल कराने के लिए। और अहम बात यह है कि म्यांमार की फौज के लोग भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं ना, इनके अंदर म्यांमार के फौज के लोग भी इंडिया के अंदर घुस के आ रहे हैं बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज की सूरत में। ग्राउंड पे हालात का जायजा लेने के लिए कि इन रेफ्यूजीज को इंडिया में कहां कहां एंटी म्यांमार कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देखने के लिए म्यांमार के फौज के लोग भी भेस बदल के इधर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। और जैसा कि ये एक थ्रेट है कि इनको ट्रेनिंग देकर CIA वाले इनको ट्रेनिंग दिलवा के इंडिया के अंदर और फिर से इनको नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार की मिलिट्री जनता के खिलाफ लॉन्च कर सकते हैं। तो इस थ्रेट को देखने के लिए म्यांमार की मिलिट्री जनता के लोग इस पे नज़र रखने के लिए रेफ्यूजीज की सूरत में इंडिया के अंदर आ चुके हैं। ऑफिशियल नंबर जो दिया गया है वो ये है कि कोई 150 लोग 7 सितंबर के बाद इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर आ चुके हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। और जो अनऑफिशियल लोग हैं वो तकरीबन, यानी वो तादाद जिसमें अनऑफिशियल लोग भी शामिल हैं, वो तकरीबन 1000 से ऊपर है। यानी 7 सितंबर के बाद अब तक 4 दिनों के अंदर 1000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। ये जो दूसरी वेव स्टार्ट हुई है, तो इंडिया के अंदर अब म्यांमार की सिविल वॉर का थिएटर खुलने लगा है। नॉर्थ ईस्ट की बहुत सी अलग पसंद तंजीमें ऐसी हैं जो कि अपनी कम्युनिटीज़ के लिए छोटे छोटे मुल्क बनाना चाहती हैं, और ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो कि आधी वहाँ म्यांमार में रहती हैं, आधी नॉर्थ ईस्ट में रहती हैं। तो अब जब इनकी कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ से इधर आ गए नॉर्थ ईस्ट में, तो इन अलग पसंद तरीकों की तादाद जो है, साइज़ जो है, ये भी बढ़ने जा रही है। जाहिर है इनके भी लोग इस सेपरेटिस्ट ग्रुपों में शामिल हो जाएंगे। और इंडिया इल्ज़ाम लगाता रहा है, ये नोट करेंगे, इंडिया इल्ज़ाम लगाता रहा है कि इन तंजीमों के पीछे चीन है। ये जो नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, चीन इनके पीछे है। वैसे यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अब तक 1 फरवरी से अब तक 60,700 लोग 60,700 लोग म्यांमार के अंदर बेघर हो चुके हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनमें से 15,000 तो सिर्फ इंडिया की एक रियासत मिजोरम के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पे घुस के आ चुके हैं। 15,000 सिर्फ मिजोरम के अंदर है। बाकी जो है 3 रियासतें, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इनका जो बॉर्डर है वो भी म्यांमार के साथ लग रहा है। अब इनके अंदर जो रेफ्यूजीज हैं वो अलग हैं। 15,000 खाली मिजोरम के अंदर घुस के आ गए। तो इंडिया अब इसमें सकिन हो रहा है, इस सारी गेम के अंदर इंडिया सकिन हो रहा है। इंडियन नॉर्थ ईस्ट सकिन हो रहा है इसके अंदर। ये एक दलदल है जिसके अंदर फंस गया इंडिया। इंडिया की पोजीशन इस रीजन के अंदर शुरू से ही ढीली रही है। ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना, इसके अंदर इंडिया की पोजीशन शुरू से ही ढीली रही है। और ये याद रहे कि 1962 के अंदर चाइना इंडिया जंग में चीन ने
नॉर्थ ईस्ट की एक रियासत अरुणाचल प्रदेश पहले से ही ले ली थी इंडिया से, छीन ली थी इंडिया से। वो कहते हैं ये साउथ तिब्बत है और काफ़ी टाइम ये इलाका चीन के कंट्रोल में भी रहा। और इसके साथ ही चाइना ने एक्साइज चीन भी ले लिया था इंडिया से। तो फिर ये जब टॉक्स हुई थी ना इंडिया और चाइना की, तो टॉक्स के सूरत में फिर चाइना ने अक्साई चीन अपने पास रख लिया था और ये इनको वापस कर दिया था अरुणाचल प्रदेश। तो चीन पहले भी कब्जा कर चुका है और बांग्लादेश इन तमाम इलाकों के बीचों बीच है। लिहाजा ये बात तो 100% तय है कि बांग्लादेश के इर्द गिर्द जब ये जंगें चल रही होंगी तो वो भी इसके अंदर सकिन हो जाएगा किसी न किसी सूरत में। बांग्लादेश जिस टाइम से पहले गुजरा था 2017 के बाद, खास तौर पर इंडिया उस टाइम से अब गुजरने वाला है। यानी जैसे पहले बांग्लादेश ने रेफ्यूजीज की एक बहुत बड़ी तादाद को अपने अंदर सेटल किया, इंडिया अब ऐसा करने जा रहा है। अब ये सारा कुछ इंडिया के ऊपर आने वाला है। लेकिन मसला ये है कि बांग्लादेश के कोई डिस्प्यूटेड इलाके नहीं थे जिन पर रोहिंग्या का या किसी का भी क्लेम हो। अलबत्ता इंडिया जो है ना, उसके डिस्प्यूटेड इलाके हैं और उनके अंदर नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ग्रुप्स के क्लेम हैं और वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे। बांग्लादेश में ये सिचुएशन नहीं थी एक्सप्लॉइटेशन वाली, यहाँ पर ये सिचुएशन है। और अगेन जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी मुल्क के अंदर फौजें घुसा के उस पर कब्जा करना या उसके किसी इलाके को तोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम ये होता है जब वहाँ के सिविलियंस और फौज आपस में लड़ रही हो। यहाँ पर भी अगर नॉर्थ ईस्ट में सिविलियन और फौज ऐसे ही लड़ना शुरू हो गए जैसे कि म्यांमार के अंदर लड़ रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, चाइना की फौज आएगी अंदर या नहीं आएगी? चाइना की फौज के लिए तो ये आइडियल टाइम होगा ना उस वक्त कि अपना जो साउथ तिब्बत है अरुणाचल प्रदेश, उसको लेने के लिए तो सबसे आइडियल टाइम यही होगा जब इंडिया की फौज और सिविलियंस ऐसे ही लड़ रहे हो आपस में, जैसे म्यांमार की फौज और म्यांमार के सिविलियंस लड़ रहे हैं आपस में। और अब ये जो सिविल वॉर है म्यांमार की, ये इंडिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है। और इस सिविल वॉर की पीक पे जाकर आप देखेंगे कि चाइना की जो मूवमेंट है वो तेज हो जाएगी और अरुणाचल प्रदेश इंडिया के हाथ से जा सकता है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो दूसरे इलाके हैं, यहाँ पर भी गड़बड़ बहुत बड़ी इंडिया के लिए ऐसी शुरू होगी कि उसको संभालना इंडिया के लिए शायद मुमकिन ना रहे।